नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। महाराणा सांगा विवाद पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवंडर जैसा दिख रहा है। राजपूत समाज राणा सांगा के अपमान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी से सफाई की मांग कर रहा है, तो करणी सेना ने राज्यसभा में बयान देने वाले सांसद समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन पर करारा हमला बोल दिया है। सुमन के खिलाफ क्षत्रिय नेताओं ने एक परिवाद भी दर्ज किया है मथुरा में, और उसके बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा, करणी सेना जैसे संगठन रामजी लाल सुमन को बख्शने के मूड में नहीं हैं। इन सब के बीच रामजी लाल सुमन ने एक सफाई का पत्र भी लिखा है कि उनकी मंशा किसी को आहत करना नहीं है, इतिहास का दूसरा रुख या दूसरा पन्ना भी सामने लाना है। जो एक तरफा इतिहास भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, बताती है, समझाती है और सोचती है कि उसी पर लोग चलें। यूपी चुनाव 2027 में है और इससे पहले 26 में पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधानों का चुनाव है। तो इससे पहले एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर अखिलेश यादव से नाराज होता दिख रहा है। वो राजपूत है। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं उनको राजपूतों का वोट मिलता रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वैसी स्थितियां नहीं हैं जैसी समाजवादी पार्टी की पहले राजपूतों के बीच में थी। तो इन्हीं सब कैलकुलेशन और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी सीधे मोर्चा बना लिया है। दलितों, शोषितों, पीड़ितों के पाले में वो खड़ी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। ये दलितों पर हमला है, ना कि ये रामजी लाल सुमन एक सांसद के तौर पर दलितों पर हमला है। इसे दलितों पर हमला करार दिया है। इस बीच बहन कुमारी मायावती भी इस मुद्दे पर कूद गई हैं और वो कह रही हैं कि ये दलितों पर हमला नहीं, रामजी लाल सुमन पर हमला है। तो कुल मिला के वोट दलितों का, राजनीति यूपी की, और इस बात पर लगातार बवंडर मचा है। बवंडर के पीछे क्या? उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है। मंथन में आज इसी पर चर्चा। तो कुल मिलाकर करणी सेना के जो लोग थे वो छूट गए हैं। आज क्षत्रिय संगठनों में आपस में इस बात को लेकर बवाल चल रहा है कि कुछ लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा था करणी सेना के लोगों का कार में बैठे हुए, वो कुछ लाल लाल कोई ऐसा तत्व पदार्थ अपने शर्ट पर उनके लगा था। बहुत सारे लोगों ने इस पर भी कमेंट किया कि टमाटो केचप है। खैर वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। खून खराबा, खून, ये सब नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने, उसके नेता रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि दलितों पर हमला है ये, और उस वक्त हमला हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो आगरा में थे। तो ऐसे में जब आगरा में मुख्यमंत्री हों और एक दलित सांसद पर हमला हो जाए, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, ये समाजवादी पार्टी इस पर हमला कर रही है। वास्तव में जो पूरा मसला है, पूरा जो गणित है, वो 2027 का चुनाव ही है। अखिलेश यादव का पीडीए है और भारतीय जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ से सांसद और राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राणा सांगा केवल मेवाड़ के योद्धा नहीं थे, वो पूरे देश के योद्धा हैं, और उनका जो स्वाभिमान मर्दन अगर कोई करेगा तो वो पूरे देश का स्वाभिमान करेगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं राणा सांगा के विवाद में कूद गई हो और वो राणा सांगा के साथ खड़ी नजर आ रही है। यूँ कहें कि जो राणा सांगा को लेकर बवाल झंझट मचा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि वो इस पर कोई भी विवाद नहीं चाहती, लेकिन राणा सांगा निर्विवाद रूप से इस देश के महायोद्धा, सपूत, वीर सपूत रहे, उन पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है कि
रामजी लाल सुमन जिन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर वार पलटवार, घात प्रतिघात, लेकिन सवाल वोटों का ही है। समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं के बयान सुनिए, आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर पता चल जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं, और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। के रामजी लाल सुमन दलित और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रशासन और शासन के ये सारे पर यहाँ पर आए और यहाँ पर घर में घुस करके हमला किया। गाड़ियों की तोड़फोड़ करी और जात सूचक गालियां भी दी, और शासन प्रशासन देखता रहा। जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं, रोक सकते थे, रोक सकते थे। अच्छा, यहाँ हमला करके यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुस करके जात सूचक गालियां देकर यहाँ से फिर कार्रवाई होना चाहिए था, गिरफ्तारियां होना चाहिए था। FIR तो सुना है हुई है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 FIR दर्ज हुई, सबको छोड़ दिया गया थाने से। क्या कहेंगे? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही, और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें हम लोग? इस पे शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आपको छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला कर दें आगे किसी। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, आसपास पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ है, गाड़ियां टूटी हैं। तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये हमला पूर्व नियोजित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आगरा के जिला प्रशासन की जानकारी में ये हमला हुआ है, और ये हमला एक सांसद पर नहीं, ये दलित पर हमला है, दलित समाज पर हमला है। आगरा जाटव लैंड कहा जाता है आगरा को, सर्वाधिक दलित आबादी उत्तर प्रदेश में, और दलितों का जो कुछ माहौल चुनाव में बनता है वो आगरा से ही बनता है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मायावती आगरा से ही रैली करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करती हैं। इसीलिए मायावती को भी कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है कि जो दलित वोट बैंक है कहीं ना कहीं खिसक कर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ न चला जाए। इसलिए मायावती ने इस घटना
की निंदा करते हुए कहा कि ये हमला दलित पर नहीं है, एक व्यक्ति पर हमला है। तो बात जो हो रही है वो मायावती वैचारिक रूप से दलितों के साथ भले ही खड़ी हों, लेकिन वो दिख रही हैं दूसरे पाले में खड़ी हुई। और ये जो पूरा बवंडर है, बयान का बवंडर, क्या ये सुनियोजित है, क्या इसके पीछे एक राजनीति है? और उसके बाद बयान की बवंडर के बाद जो राजनीति हो रही है उसमें क्या सीधे सीधे चुनाव निहित है? आज मंथन में इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मामला लगातार रोज बढ़ता जा रहा है। हैदर अली समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। इस देश के और उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद। प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष आपका भी बहुत स्वागत। राघवेंद्र राजू अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राघवेंद्र राजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमान आ गए हैं, जैसा कि हमारा पैनल हमें अपडेट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी जुड़ गए हैं, शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत। और मनीष शर्मा भी, जैसा मैंने कहा कि मनीष शर्मा भी आ गए, तो सारे मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। शुरुआत खेमचंद शर्मा से ही कर लेते। खेमचंद शर्मा जी, मुख्यमंत्री आगरा में होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था होती है, मुख्यमंत्री जब जाते हैं किसी जगह पर, किसी शहर में, तो वहाँ की व्यवस्था और भी कड़ी होती है। आप भी देख रहे हैं, हम भी बचपन से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आते हैं थोड़ा पुलिस और चौकन्नी रहती है। अभी राम गोपाल यादव जी कह रहे थे कि भाई बुलडोजर लेकर, तलवार लेकर काफ़ी दूर से ये जुलूस चला आ रहा था, इसे रोका जा सकता था, हमलावरों को पहले ही रोक दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानबूझकर शासन सत्ता और सरकार की जानकारी में हमला हुआ है और इसके पीछे दलित समाज को अपमानित करने की साजिश है। राम गोपाल जी ये भी कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये बात शिवपाल यादव भी कह रहे हैं। तो ये तो एक अजीब सा माहौल बन गया है कि दलित बनाम अपर कास्ट, इसकी पॉलिटिक्स अब हो रही है बिना समाज के। ऐसे तो समाज का विघटन होगा। खेमचंद शर्मा, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, ये समाज का विघटन करने का कोशिश कौन कर रहा है? वो समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं, अपने नेताओं से करा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं। पहले जाति आरक्षण के नाम पे करा रहे थे, फिर ओबीसी और SC/ST के नाम पे करा रहे थे। अब सीधा सीधा चलो जो हमारे महापुरुष हैं उनको ही डिफेम करना शुरू कर दो, उनको गलत प्रस्तुत करना शुरू कर दो। इन्होंने क्या किया? हमारे महापुरुषों पे सीधा आरोप लगाया, उनको गलत कहा, उनको गद्दार कहा, और गद्दारों का मेवा मंडन करते हैं। ये वही लोग हैं, औरंगजेब की बड़ाई करते हैं, औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं, लेकिन राणा सांगा को गद्दार कहते हैं। आप अगर महापुरुषों पे उंगली उठाओगे तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ क्षत्रिय समाज, पूरा भारत का जो एक जागृत समाज है, राष्ट्रवादी समाज है, वो सबको दुख हुआ है। लाखों करोड़ों युवाओं को दुख हुआ है। ये जाति की बात नहीं है, ये जागृत समाज की बात है, और उसमें सभी जाति के लोग हैं। उसमें SC/ST समाज के लोग भी हैं, OBC समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। तो अब जब युवाओं में इतना ज्यादा गुस्सा है, और अब आप ये कहते हैं कि रोका जा सकता है, रोका तो ये भी जा सकता था कि एक वरिष्ठ नेता इस तरीके को जरूर बयान देते हैं, अभी तक माफी नहीं मांगते, समाजवादी पार्टी उनके पीछे खड़ी होती है, अखिलेश जी उनके पीछे खड़े होते हैं, अखिलेश जी की सह पे इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। तो क्या वो बयान रोके नहीं जा सकते थे? क्या उनके लिए माफी मांगी नहीं जानी चाहिए? क्या उनके लिए माफी मांगी नहीं जा सकती थी? ठीक है। अब जब लाखों करोड़ों लोगों में इतना गुस्सा है, अगर आप उनको उनकी बात एक्सप्रेस भी नहीं करने दोगे, ठीक है, मैं उसका समर्थन नहीं करता कि भाई जो तोड़फोड़ हुई या फिर और भी चीजें हुई, लेकिन अगर आप उनको अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करने दोगे तो चीजें किस दिशा में जाएंगी? कौन नहीं करने दे रहा? सरकार आपकी, केंद्र में भी सरकार, राज्य में सरकार, कौन नहीं उनको एक्सप्रेस करने दे रहा? वो तो लाठी पत्थर डंडे बुलडोजर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और किस तरह चाहते हैं? रामजीलाल सुमन की जान लेकर मानेंगे क्या वो? नहीं दुर्गेंद्र जी, उन्होंने तो करोड़ों लोगों की भावनाओं की जान ली है। तो मतलब रामजीलाल सुमन की अब खैर नहीं है। उन्होंने गद्दार कर दिया, हमारे इतिहास को बदल दिया, हमारे हिंदुओं के मान सम्मान पे चोट की है। ठीक है, करोड़ों लोगों के मान सम्मान पे चोट की है। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है शर्मा जी, बौद्धिक रूप से हत्या की है। ठीक है शर्मा जी। हैदर अली,
जवाब दीजिए भाई। खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की भावनाओं की जान ले ली, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि जरा सा छोटा सा हमला हो गया। हैदर अली, मैंने ये नहीं कहा कि ये छोटी सी बात है कि जरा सा हमला हो गया, मैंने कहा मेरी आवाज उन्होंने आ रही है लाखों आपको? लोगों की भावनाओं की बात। अच्छा ठीक है, जो शर्मा जी ने कहा हो, जो आपने सुना हो, उसका जवाब दे दीजिए हैदर अली। आदरणीय दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय राणा सांगा जी की बहादुरी पर हिंदुस्तान में किसी को शक नहीं। महाराणा प्रताप के दादा और हिंदुस्तान के एक वीर सपूत का नाम राणा सांगा है। इस बात से किसी को किसी प्रकार का एक किंचित भाव भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था। इतिहास ने हमें जो पढ़ाया, ये बात भी जो मैं बोल रहा हूँ ये इतिहास से मैंने स्कूल में पढ़ी, इसलिए मैं ये बात धीन धोकड़ी से आपके सामने बोल रहा हूँ। ये बात भी रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास में ही पढ़ी होगी कहीं कि राणा सांगा जी ने ही बाबर को यहाँ पे इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए दावत दी। उन्होंने यही बात रिपीट कर दी। अब मैं चूंकि ये कह रहा हूँ इतिहास का पढ़ा हुआ कि राणा सांगा जी बहुत वीर थे, बहादुर थे, हिंदुस्तान के वीर सपूत थे, तो ये तो स्वीकार्य है। और ये अस्वीकार्य किया जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम से लड़ने के लिए बुलाया। आपको कुछ मैं याद दिलाता हूँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपके धर्म की पुस्तक है, आपस आपके धर्म की पुस्तक में आपस में डिबेट मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। आपका धर्म मेरा धर्म मत करिए प्लीज, प्लीज। मैं उस ओर चर्चा नहीं ले जाऊंगा। शर्मा जी माफी चाहता हूं। शर्मा जी, चर्चा पॉलिटिकल ग्राउंड पर होनी चाहिए, चर्चा धार्मिक ग्राउंड पर मैं नहीं कर रहा हूं। नो, पूरे विश्व में मैं धार्मिक ग्राउंड पर चर्चा ही नहीं करता, मैं धार्मिक चर्चा ही नहीं करता, मैं पॉलिटिकल ग्राउंड पर चर्चा कर रहा हूं। उनको बोलने दीजिए, आपको बोलने दिया उन्होंने, बोलने दीजिए, आगे बात करेंगे। बोलिए। बोला जा रहा है, आप कितनी कुटिलता के साथ उसको सेकंड कर रहे हैं। सब कुछ आप ही तय कर लेंगे कि कुटिलता है, सरलता है, सारी चीज आप ना तय करिए भाई, बोलने दीजिए ना उनको। आप भी बोल लीजिएगा, अपनी बारी में आप बोलिएगा, उनकी बारी में उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। मेरा निवेदन है, डिबेट को कोई भी डिरेल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, प्लीज बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है कि सड़क पे अगर कोई संसद में बोलेगा तो उसका जवाब सड़क पे दिया जाएगा, और अगर कोई टीवी डिबेट में बोलेगा तो उसका भी यहाँ दमन किया जाएगा। लेकिन ये दमनकारी नहीं किया जा रहा है। अपनी बात रखिए हैदर अली, अपनी बात रखिए हैदर अली, अपनी बात रखिए हैदर अली, अपनी बात रखिए, बोलिए। ये उचित ये नहीं नहीं है। मैंने पहले असहनीय, मैंने कोई अपशब्द कहा नहीं है जो आपके आप शब्द कह रहे हैं, आप कुटिलता के साथ कह रहे हैं, आप कुटिलता के साथ कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि किताबों में लिखा गया है, जो किताबों में लिखा गया है वही सांसद ने बोला है। आपने अभी कुटिलता के साथ बोला है। मैंने भी ये किताब आप कुटिलता के साथ बोल रहे हैं, भारत के वीर सपूत हैं। आप क्लेमली बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला, आप अपने इंटेलेक्चुअलिटी दिखा के आप कुटिलता। मैं वही बता रहा हूँ, कुछ साल पहले एक आपके धर्म के विशेष फिगर जो पूजनीय फिगर है, उसके बारे में भी किताब के अनुसार कुछ लोगों ने बोला था। आप लोगों में इतना गुस्सा क्यों था? आज जब आप महाराणा राणा सांगा पे आप इस तरीके से कुटिलता से बातें कर रहे हैं, ये कहने की बजाय कि नहीं, जिन्होंने कहा वो गलत हैं, और जो इतिहास जिसको वो कोट कर रहे हैं वो इतिहास गलत है, ये कहने की बजाय आप उसको सेकंड कर रहे हैं। आपको इतिहास गलत लगा, आप कहिए, मैं आपको इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो आप ये मानते हैं, तो हैदर अली आप ये मानते हैं कि 2-3 साल पहले आपके धर्म की किताब को कोट करके जो कुछ लोग, मैं 2-3 साल पहले मत ले जाओ डिबेट को यार। शर्मा जी गलत बात, 4 साल पहले की डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं आज की बात कर रहा हूं। बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। नो, एक दलित सांसद ने, ठीक है, उसके परिवार, लेकिन आपके महापुरुष अगर उनके बारे में हमने आपकी किताब को कोट करके कुछ बोलेगा तो आप उनकी महापुरुष को मिला रहे हैं। आप एक वीर पुरुष को धार्मिक पुरुष बना रहे हैं, ये भी आपकी सोच है। धार्मिक पुरुष कर रहे हैं, महाराणा प्रताप धार्मिक, वो यार कैसी बातें कर रहे हैं? आपने समझ नहीं, महाराणा प्रताप, महाराणा राणा सांगा जी जो अपने देश के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, हिंदुस्तानी है, के लिए लड़े, वो भी धार्मिक फिगर हैं। ठीक है, आप दोनों लोग चुप हो जाइए प्लीज। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। हैदर अली, खेमचंद शर्मा, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए प्लीज, दोनों शांत हो जाइए। खेमचंद शर्मा और हैदर अली, खेमचंद शर्मा, हैदर अली, आप दोनों शांत हो जाइए और कृपा करके अब अगले वक्ताओं के बीच में कोई मत बोलिएगा। मेरा निवेदन है और मैं ऐसी डिबेट चलाता नहीं हूं प्लीज। अब आप दोनों बोल चुके, लड़ चुके, पॉलिटिकल मसला हो गया।
अब आगे हमें बढ़ने दीजिए, जरा चिंतकों के पास जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। राघवेंद्र सिंह राजू, अभी आपने देख लिया कि भाई एक तुला हुआ है कि भाई ये तो महाराणा प्रताप को और राणा सांगा को मतलब कोई वही नहीं है, और एक कोई कुछ भी उलझुल कह दे रहा है। इतिहास की आड़ में क्या कुछ भी कहा जाएगा? और इसके पीछे क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग डिफेंड कर रहे हैं और जो लोग इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं, दोनों के पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं आने वाले वक्त में, राघवेंद्र सिंह राजू, और छत्री दलित इस्तेमाल हो रहा है? दुर्गेंद्र जी, ये विवाद कई बार ऐसा रहा, इतिहासकारों ने भी विवाद पैदा किया है। आपको शायद ध्यान हो, 1 नवंबर 1931 में जब महात्मा गांधी जी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में, तो वहां पर भी औरंगजेब को महामंडित करने के लिए विवाद पैदा हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा भी अपने हिंद के स्वराज में कि ये विवाद अंग्रेजी इतिहासकारों की दुर्भावना से है। अब यहाँ भी कम्युनिस्ट जो है उस समय तो रहे नहीं होंगे जब महाराणा सांगा का इतिहास रहा होगा कि उनका एक हाथ कट गया था, उनकी एक आंख भी चली गई थी, फिर भी 80 घाव होने के बाद भी एक ऐसा वीर योद्धा जो भारत के लिए लड़ा, तो कम से कम इतिहास में महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। उन्हें जातियों और उपजातियों में फंसा करके नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन इस पूरे जो आज का जो घटनाक्रम है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी गए, राम गोपाल जी का बयान आया, और इसके बाद फिरोजाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट में कल आपने देखा हो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक मुकदमा वहां रजिस्टर्ड कर दिया। 22 अप्रैल को उस कोर्ट में सुनवाई है। अब इस पूरे खेल में सिर्फ राजनीतिक दल अपने पासे फेंके गए हैं। आप जानते हैं कि राजतंत्र में दलित समुदाय को नारायण का दर्जा प्राप्त है। तो जब नारायण का दर्जा प्राप्त है, बहन जी ने भी देखो आज स्पष्ट कर दिया, जो खेल चल रहा जातियों को, जातिवाद में समाज को मत बांटो, जातिवाद को समाज में मत बांटो। इन महापुरुषों ने अपना रक्त बहाया है और लड़ करके भी रणभूमि में इन लोगों ने भारत का सम्मान बचाया है। तो आज तमाम जो चल रहा है, और आपने देखा होगा यही जब लोकसभा का चुनाव था, पूरे देश में आंदोलन खड़ा था, भाजपा उस समय मौन थी, जब गुजरात में उनके मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने बयान दिया था। लेकिन वो जानते हैं कि राजतंत्र में और लोकतंत्र में, राजतंत्र के समय में दुर्गेंद्र जी कोई ऐसा मुकदमा, कोई इतिहासकार बता दे, कोई क्या लूटजनी का किसी भी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो। लेकिन 565 रियासतें देने वाला ये देश का एकमात्र समाज वर्ग, जैसे आपने भी आज लिखा 5%, अरे भाई इतिहास लौटा नामक पुस्तक पढ़ो, सबसे ज्यादा जातियों और उपजातियों में उपभ्रंश पैदा हमारे लोगों में किया गया। कहीं सुहेलदेव राजभर के नाम पर भर समाज कहने लगा कि साहब ये है, कभी हनुमान जी को आप हर बना दोगे, कभी देवी देवताओं को गाली दे दोगे, कभी अनंगपाल तोमर को छाट बना दोगे, कभी पृथ्वीराज चौहान को गुजर बना दोगे। तो जातियों में जो उपभ्रंश पैदा करके समाज को बांटने में मैं समझ रहा हूं कि ये क्षत्रिय समाज आज जो उद्देले थे फिर से अपने वजूद को कायम करने के लिए वो मैदान में उतर पड़ा है दुर्गेंद्र जी। और निश्चित तौर पर जो लोग आज पक्ष रख रहे हैं राम जी लाल के ऊपर कंधे पर हाथ रख करके कि राम जी लाल के नाम पर निंदा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं। लेकिन आज क्षत्रिय समाज के सारे संगठन, ये केवल ये नहीं है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहित देश के जितने भी हजारों की संख्या में राजपूताना संगठन है, यहाँ पर महापुरुषों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उनमें जागरूकता आई है, क्योंकि वो राघवेंद्र राजू ये बताओ, अभी शर्मा जी बड़ी बढ़िया बात कर रहे थे कि भाई राणा सांगा किसी क्षत्रिय समुदाय के केवल वीर योद्धा नहीं थे, पूरे देश के योद्धा थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे समाज के वो थे। निश्चित रूप से हम भी ये मानते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में क्षत्रिय बनाम दलित नहीं कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वो कहां इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये तो बाकायदे एक सोची समझी रणनीति के तहत क्षत्रिय बनाम दलित कर दिया गया। इसमें बयानबाजी केवल चल रही, सड़क पे कौन है? सड़क पे क्षत्रिय संगठनों के अलावा कौन है? राघवेंद्र राजू। दुर्गेंद्र जी, अगर क्षत्रिय जातिवादी होता, ये स्वार्थवाद की जो राजनीति हो रही है, 2011 में अपना दल, निषाद पार्टी, 21 राजनीतिक दल, इनका झंडा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का डंडा, इन सबको लेकर हमने यात्रा निकाली। मैं खुद उस यात्रा का प्रभारी था, मैं स्टार प्रचारक था। लेकिन क्या इनसे कुछ लिया? केवल एक सम्मान स्वाभिमान सौर शक्ति हमारी
जो है वो कम से कम समाज में इज्जत बनी रहने दीजिए। ठीक है। लेकिन जब सत्ता के लिए गए तो वहां फेविकॉल की रायता की तेरे पी करके सब चुप हो जाते हैं, सच को सच बोलना नहीं चाहते। आप भी देख रहे हैं कि MI मुस्लिम यादव, DY दलित यादव और जो PDA फार्मूला, अब आ गई बात PDA पे, तो ये जो NDA के, तो मेरा मकसद ये क्या, ये जातिवादी फार्मूला नहीं है, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने के राजनीतिक अवसरवादिता का ये खेल है। और इस खेल में ये राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रवाद का पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रवाद की धरोहर हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में। ठीक है राघवेंद्र राजू, मुझे ब्रेक पर जाना। थैंक यू वेरी मच, आप लगातार बने रहिए। वास्तव में राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी से लेने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा प्रबल मत है। क्योंकि अपने जिस राष्ट्र में जिसकी हवा पानी सब कुछ हम लेते हैं, उस राष्ट्र के वफादार होने के लिए हमें किसी का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। हमें वास्तव में जो राजनीति है, जो नेता है, जो राजनीति की जाती है कि दलित को छतरी से लड़ा दो, ब्राह्मण को इससे लड़ा दो, अपना अपना उल्लू सीधा करो, इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के उस पार ये चर्चा किसी और रूप में हम इसको ले जाएंगे। और वो वास्तव में हम दरअसल ये सार्थक चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव है क्या, क्योंकि बवंडर ये बढ़ रहा है। रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ और तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी की मांग की। जिन लोगों ने हमला किया उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये दलितों पर हमला है, अकेले सांसद पर हमला नहीं। मायावती कह रही दलितों पर नहीं, ये सांसद पर हमला है और ये इंडिविजुअल मसला है। और इस तरह की चीज़ें समाजवादी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर तो नहीं है, सड़क पर तो छतरी संगठन और तमाम संगठन है छतरियों के, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या एक तरीके से वोटों की राजनीति में दो वर्गों को लड़ाने की कोशिश की जा रही, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है, सीधे रुख करेंगे। प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी का दलित चिंतक हैं। प्रोफेसर प्रियदर्शी, दलितों को लेकर ये पूरा जो राजनीतिक माहौल एक तरीके से गर्मा गया उत्तर प्रदेश में, एक दलित सांसद के घर हमले को क्या कहा जाएगा? दलितों पर हमला कहा जाएगा या सांसद पर हमला कहा जाएगा या कुछ नहीं कहा जाएगा? नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। देश में दलित देखिए जाति ही है जो मरने के बाद भी नहीं जाती। तमाम पैनल में लोग कह रहे थे कि जातियां नहीं है, जाति ही है जो मरने के बाद भी नहीं जाती। तो रामजीलाल सुमन को दलित कहने में कोई बुराई नहीं है और दलित सांसद है। बहन जी इतनी बड़ी देश की है, चीफ मिनिस्टर रही है, लेकिन दलित के नजरिए से ही उनको देखा जाता। हाँ, लेकिन जो डिबेट हो रही इस मसले पर मैं करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जो लालजी सुमन जी ने जो बयान दिया, बेहद ही जरूरी वो भर्त्सना उसकी की जानी चाहिए, लेकिन इतिहास के तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। हाँ, स्थान और बोलने का तौर तरीका उनका गलत है, लेकिन इतिहास में जो लिखित है उसको कहने के थोड़े तरीके में मैं उनको मानूंगा कि उन्होंने उस तरीके से नहीं रखा। सवाल के नजरिए से रखना चाहिए कि किसी को आप गद्दार कह सकते हैं देश में, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, किसी को गद्दार नहीं कह सकते। और दलितों की दशा पर तो बात करना बेकार है, क्योंकि 6,474 जातियों में किसी दलित ने दलितों को नहीं बांटा। पूरे देश में जो बंटवारा है, और दलित ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद भी दलित रहता है, ये कटु सत्य है। दूसरी बात, पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई भी आपसे ये नहीं बात करेगा कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, विदेशी ऋण की क्या हालात है, विदेशी मुद्रा की क्या बात है। सिर्फ ये एक तरह से नैरेटिव है, दलित को वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं और मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि जो दंगा उनके घर के सामने हुआ,
वो दंगा स्वीकार नहीं, वो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है और योगी को सोचना चाहिए इस मसले पर। किसी भी क्योंकि उस दंगे में लोग कह रहे थे योगी तो मेरे वंशज हैं, मैं इनके साथ ये करूंगा, तो ये सब की जो नैरेटिव सेटिंग हो रही है ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। और जो उन्होंने बोला है ना सुमन जी ने, वो देखिए ऐतिहासिक तथ्यों से कोई छेड़छाड़ कर सकता है। और इतिहास में 26 जनवरी 1950 से पहले आप जब जाएंगे 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कोई भी शासक वो किसी धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ा था, वो अपनी सत्ता के विस्तार के लिए लड़ा था। जिसने भी इसको बाहर से बुलाया है, अंदर से निमंत्रित किया, वो धर्म की सत्ता को बचाने के लिए नहीं लड़ाई लड़ा, उसने अपने विस्तार के लिए, अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए, अपने राज्य का संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी। किसी ने कोई धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ी हो, कोई भी राजा रहा हो, पूरा इतिहास है। और इतिहास में जब जब खोदेंगे तो कुछ चीजें ऐसी बात होने का की पूरी संभावना है। बेहतर ये है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दलितों के उत्थान, सामाजिक उत्थान, देश के विकास, इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पे बात नहीं होगी। ठीक है। प्रोफेसर प्रियदर्शी, मैं लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नवेद भाई, इन सब के पीछे आप क्या देख रहे हैं कि क्षत्रिय दलित प्रदर्शन, क्षत्रिय संगठन कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, तलवार, खून, कच्चर, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वो खून के छींटे मारे हुए लोग वीडियो बना रहे हैं, फिर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। ये मतलब ये सब क्या चल रहा है और क्या इसके पीछे आप राजनीति देखते हैं, चुनाव देखते हैं, या फिर ये सामाजिक रूप से कोई विकृति आ गई हमारे अंदर? नवेद सिको। दुर्गेंद्र भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू पे बात करूंगा। जी बोलिए। हमारे देश की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, एक बहुत बड़ी संख्या है कि हम अपने बच्चों को जब वीरता के लिए अग्रसर करते हैं, वीरता के संस्कार उनको देते हैं, वीरता की गाथाएं सुनाते हैं, तो उनके चरित्र होते हैं राणा सांगा जी। यानी उनकी कहानियां बताते हम बताते हैं कि वीरता क्या होती है। हमें किस तरह से बच्चों को बताया जाता है कि आप राणा सांगा की तरह वीर बनिएगा, देश के लिए समर्पित हो जाइएगा। इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। यह बात भी सत्य है कि राणा सांगा का किस तरीके से औरंगजेब से कौन सा रिश्ता था, उन्होंने आमंत्रित किया था या उनका साथ कभी रहा भी था, इस सत्य को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सत्य है कि भारत की जनता, एक बहुत बड़ी आबादी राणा सांगा को अपना एक वीर आदर्श मानती, वीर आदर्श अपने बच्चों को संस्कार देती है और वीर गाथाएं उनके सुनाती है, यानी इमोशंस जुड़ा हुआ है, जिससे इस देश की जनता का बहुत बड़ी आबादी के इमोशन जुड़ा हुआ। संसद में उस व्यक्ति, उस महान हस्ती या महापुरुष, कुछ भी कह सकते हैं आप, इस देश की आस्था के हिसाब से, उस व्यक्ति के साथ में गद्दार शब्द लगाना आपत्तिजनक है, आप में कोई शक नहीं है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम इतिहास में नहीं जा रहे, हम उस वर्तमान में जा रहे हैं कि आस्था लोगों की जुड़ी है और वीर माना जाता है। उनको अगर गद्दार कहा जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन सांसद जी ने उसको रियलाइज किया और अब माफी भी इस नजरिए से मांगी कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि गुंडागर्दी करो और तलवारें लेके निकल जाओ और बुलडोजर चलाने लगो और पुलिस पे हमला कर दो और कुर्सियां तोड़ दो। इस देश में यह स्वीकार नहीं होगा। आप विरोध करिए, आप संसद से मांग करिए जबरदस्त तरीके से कि इस वक्तव्य को कार्रवाई से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप धरना दो, आप प्रदर्शन करो, आप ज्ञापन दो, आप शिकायत पत्र लिखो, आप बाइट दो, आप पुतला भी जलाओ, लेकिन मारपीट करने का हक आपको नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, ये गांधी का देश है। यहां पर कोई आपकी वीरता ये नहीं होगी, ये आपकी कायरता होगी अगर आप किसी के घर में घुस के हम मारपीट करेंगे। धरने पर आप परमिशन मांगते, दरी बैठाते और 4 लोग या 10 लोग, जितने भी लोग बैठ जाते और इस बात का आप जरूर विरोध करते हैं कि जिससे हमारी भावना जुड़ी हुई है, उसको आपने गद्दार संसद में कैसे कह दिया, आप सवाल उठाते। लेकिन गुंडागर्दी तो खैर बर्दाश्त नहीं। अब मैं उस महत्वपूर्ण पहलू पे बात करना चाह रहा हूं जिसके कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन आप भी किसी हद तक उसको स्वीकार कर लेंगे और शायद आने वाले समय में ये क्लिप आगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आगे बढ़े। हो क्या रहा है, दरअसल योगी आदित्यनाथ का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। हिंदुत्व के नेता, विकास के नेता, बुलडोजर के नेता, वो तमाम बिंदुओं पर उनका कद बहुत बड़ा हो रहा है।
योगी आदित्यनाथ का कद कमजोर करने के लिए विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत कमजोर कर दे। कुछ और शक्तियां हैं जिनके साथ विपक्ष का टाई अप हो गया है। मैं आपको बताऊं, यह मामला बाकायदा प्रायोजित है और यहां पर इस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई है जिस पर जमीन पे काम भी नजर आ रहा है कि क्षत्रिय वर्सेस दलित कर दो और योगी आदित्यनाथ को क्षत्रियों का नेता प्रोजेक्ट कर दो। वो सब समाज के नेता नहीं है, वो सनातनी नेता नहीं है, वो देश के नेता नहीं है, ये कमजोर कर दो उनको उत्तर प्रदेश में। इसमें कुछ शक्तियां साथ दे रही है। मैं आपको बता रहा हूं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सब बड़े नेता कैसे लपके हैं। अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, डिम्पल जी ने भी बयान दिया, शिवपाल जी भी हैं, अब शिवपाल जी ने भी बयान दिया इस मुद्दे पर सारे लोग। और आपको यह भी पता है कि अमित शाह जी से किस तरीके से राम गोपाल जी की खतो किताबत संसद के बाहर होती रही। आपने भी तस्वीरें देखी, हमने भी देखी। किस तरीके से ये तार जुड़ा हुआ है उन शक्तियों से जो योगी आदित्यनाथ के कद को कम करने के लिए उनको क्षत्रियों का नेता, कि क्षत्रिय अग्रेसिव होते हैं, उनके किसी महापुरुष का संसद में नाम लिया जाए वो एग्रेसिव हो जाएंगे, कर्णी सेना भी आ जाएगी, कुर्सियां भी तोड़ने लगेंगे, मारकाट भी होने लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लिप जरूर उसका इस्तेमाल करिएगा। अभी ईद के बाद में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम प्रदर्शन पूरे में करेंगे और इस प्रदर्शन में कोई उग्रता होगी और इस बात को खींचा जाएगा और इस माहौल को बनाया जाएगा दलित वर्सेस क्षत्रिय, ताकि योगी आदित्यनाथ बीच में फंस जाएं और उनके समझ में नहीं आए कि हमारी पुलिस क्या कार्रवाई करे। और कहीं ना कहीं दलितों को अलग थलग करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं प्रायोजित भी हो सकता है। संकेत इसी बात के मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वो बड़े बड़े नेता एकदम से इस मुद्दे को लेकर कितने एक्टिव हो गए, इस तरीके से दलितों को क्षत्रियों के सामने लाके खड़ा करने की ये एक प्रायोजित एक स्क्रिप्ट है। इस पर काम हो रहा है और योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं। मनीष शर्मा, नवेश सिकों ने इस चर्चा को एक नया एंगल ही दे दिया। वो कह रहे हैं कि तो ये मामला इस तरीके का है और मैं थोड़ा इससे और ज्यादा आगे बढ़कर सोचता हूं कि जो रामजी लाल सुमन बोले वो स्क्रिप्ट ही वहीं से आई है जहां से नवेश सिकों कह रहे हैं। मैं इस बात को भी कह रहा हूं और मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि ये क्लिप हमारी और नवेश सिकों के जरूर इकट्ठा करके रखेंगे और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस स्क्रिप्ट पर उन्होंने राणा संघा को गद्दार कहा वो स्क्रिप्ट भी कहीं और टाइप हुई है। वो समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट नहीं है, कतई समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है इस तरीके की कि वो इस तरीके के महापुरुषों, उनको अच्छी तरह पता है कि राणा संघा कौन है। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है जो उनको थमाई गई वो आवेश में नहीं बोले। बाकी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, 3 बार के सांसद हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं रामजी लाल सुमन। तो ये सब कहानी कहीं ना कहीं चल रही। लेकिन अब चूंकि जो कि सारी चीज़ें हो रही हैं और ईद के बाद ये मामला और गरमाएगा, बवंडर और बढ़ने वाला है। मनीष शर्मा, कहीं हद तक आप इन बातों से सहमत हैं जो नवेश सिकों ने कहा, या फिर कुछ और देखते हैं 27 के चुनाव के मुतालिक कुछ देखते हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बेसिकली 2-3 चीजें जल्दी मैं कर लूं। एक तो ये कि ये मध्यकाल के पन्ने जो है बार बार बीजेपी उलटती रहती है, वो किताब को खोलती रहती है बार बार। इस बार वही काम थोड़ा सपा ने कर दिया है। वो पन्ना उसने भी उसी मध्यकाल में से एक ठो निकाल करके उसने पेश कर दिया है। तो ये जो बार बार आप खोलेंगे तो दूसरा भी वही कुछ रास्ता निकालेगा, तो वो तलाश लिया। तो एक इसको तो इस रूप में भी आप देखिए कि। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि मध्यकाल में कोई देश के नजरिए से, देशभक्त के नजरिए से, राष्ट्र के नजरिए से, ये सब बकवास है। उस समय का कोई मतलब नहीं है। वो उस समय न कोई राष्ट्र था, एक ही देश के अंदर दर्जनों देश थे और कोई जो है कोई इस तरह का धर्म का योद्धा था या कोई बहुत जो है जात के एंगल से कुछ चीजें हो रही थी। मैं समझता हूं कि इतिहास मध्यकाल को इस रूप में देखना, यहां से उसको पकड़ना और आज के संदर्भों से उसको जोड़ना, वो हमको लगता है कि ये बीजेपी की एक कोशिश रहती है, आरएसएस की कोशिश रहती है। इसलिए वो बोलते हैं कि 1200 साल की गुलामी वाला प्लैंक ले आते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि ये 2024 के बाद जो सामाजिक न्याय का सवाल था, 2024 के चुनाव में जो संविधान का सवाल था, जो आरक्षण का सवाल था,
वो चस्पा हो गया बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी से इन सब चीजों को खतरा है। और आपने देखा बीजेपी चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से झटका खाई, और आपने देखा अयोध्या भी उनको हारना पड़ा, बनारस में भी मोदी जी बहुत ही संकट में फंसे। तो मैं बस इतना आपसे कहना चाहता कि उसके बाद से आप देखेंगे कि एक कोशिश हुई है योगी सरकार की तरफ से कि कम्युनल मसलों को और ज्यादा हाइप पे ले जाएगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि उसके बाद से मंदिर मस्जिद जो है मंदिर खोजे जाने लगे, जगह बहराइच हुआ, आप संभल हुआ, अब लगातार आप देख रहे होंगे कि एक आंधी आई हुई है, लिंचिंग की आंधी है, हिंदू मुस्लिम जितने मसले हो सकते हैं। उसके जरिए कोशिश क्या थी बीजेपी की कोशिश थी कि जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम बनेगा उतना ही ज्यादा जो सामाजिक न्याय का सवाल है वो पीछे जाएगा, संविधान का सवाल है वो पीछे जाएगा, और बीजेपी जहां जिससे निपट नहीं पा रही है वो निपटना उसके लिए आसान होगा। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी उल्टा इस ट्रैप में फंस गई। वो कोशिश कर रही थी कि जो है उसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए इस कांड के जरिए भी, ये इस पूरे मामले में भी, लेकिन ये बन गया अपर कास्ट बनाम दलित। ये कोई सपा की कोई मैं बस जो पत्रकार साथी कह रहे हैं, मैं बस उसको कोई सपा की प्लानिंग के बतौर नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसका थोड़ा उल्टा देखता हूं। बीजेपी ही अपने ट्रैप में फंस गई है, और योगी जी वहां थे आगरे में, और आगरे में उनके रहते हुए हमला हुआ है, और इतने खुले ढंग से हमले हुए हैं। मतलब आप समझिए कि इतना मने जैसे कोई जंगल राज हो उस तरह का खुले ढंग से हमले आक्रमण हुआ है वहां पे। लंबे दूरी से लोग जो है लाठी डंडे के साथ और तमाम चीजों के साथ आ रहे थे। ये बहुत मानने वाली बात ही नहीं है कि ये बीजेपी को नहीं दिखा। ये हमला किसी दलित सांसद के घर पे होने जा रहा है, उसको पता नहीं चला। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम करते करते फिर से 2024 वाले ट्रैप में बीजेपी फंस गई है, और ये 27 उसके लिए फिर मुश्किल हो गया। ये जितनी उसने कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम के जरिए, वो लौट के मसला फिर से आ जाएगा सामाजिक न्याय पे, लौट के मसला फिर जात जनगणना पे आ जाएगा, लौट के मसला फिर दलित और अपर कास्ट का आ जाएगा, और इस ट्रैप से उसको निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है खेमचंद शर्मा, मनीष शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई ये सब आप ही लोगों की रचना की हुई है और इसी में फंस गए हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी की बात जो कहा कि भाई जो मध्यकाल था कोई भारत नहीं था, कोई देश नहीं था। सांस्कृतिक रूप से हम कई हजार साल से देश हैं, महाभारत काल से भारतवर्ष था। ये कह देना कोई देश नहीं है। हमारी पॉलिटिकल सीमाएं छोटे छोटे राज्यों में थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम जो देश आज जो अफगानिस्तान है उससे आगे तक हमारा देश था। ये कह देना कोई देश नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और ये कह देना कि भाई औरंगजेब के खिलाफ महाराज शिवाजी ने जो जंग लड़ी वो पूरी की पूरी सत्ता के लिए थी, हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं थी। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे थे, दुराचार हो रहे थे, उसके लिए नहीं थी। ये भी गलत है। महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे राजस्थान को, पूरे इस मध्य भारत को या उत्तर भारत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, वो पूरी की पूरी लड़ाई सत्ता के लिए थी। ये भी सरासर गलत है। तो आप तो सीधा सीधा क्या कह रहे हैं कि भारत तो था ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत बनाया। ट्रैप में आ जाओ शर्मा जी, इतिहास से जरा वर्तमान में आओ। ट्रैप में शर्मा जी ट्रैप में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा आज ये दलित वर्सेस अपर कास्ट है ही नहीं। कोशिश की जा रही है, उनके दिमाग में हो सकता है, समाजवादी पार्टी के दिमाग में हो सकता है, उनके प्रशंसकों के दिमाग में हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप समस्त हिंदुओं के, समस्त भारतवासियों के, इवन जो नॉन हिंदू भी हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन सबके हीरो थे। और जब आप ये कहते हैं कि जो सबके हीरो थे, तो आप उनको अपर कास्ट और लोअर कास्ट में लड़ाई करवा ही नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी कैसे फंस गई? ये किसी दलित सांसद पे नहीं, ये उस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है जिसने अपशब्द बोले हैं, या दलित की बात ही नहीं है। अरे वो सांसद है, आप कह रहे 3 बार का सांसद है, वो कैसे पिछड़ा है? पिछड़ा है समाज है। और ये अलग बहस हो जाएगी। बहुत सारे दलित सांसद आपके यहाँ हैं, वो भी दलितों की सुविधाएं लेते हैं। ये अलग बहस हो जाएगी कि वो कैसे दलित है, क्या दलित है। अल्टीमेटली वो दलित सांसद हैं और उनके घर हमला हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जन्म से, लेकिन वो तो एम्पावर्ड व्यक्ति है ना, 3 बार का सांसद है। उन्होंने बदजुबानी की है, उन्होंने महापुरुष के खिलाफ बोला है। या दलित की बात ही नहीं है। ठीक है, मायावती जी भी यही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही मायावती जी भी कह रहे हैं, राघवेंद्र जी बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहे हैं। मायावती जी भी वही कह रहे हैं।
अपने मुंह मिट्टू बन रहे हैं, ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी फंस गई, अब योगी जी फंस गए, अब अमित शाह जी फंस गए, और अमित शाह जी योगी जी को भी लड़ा दो इस केस में। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने स्क्रिप्ट लिख के दी है, वो समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट है ही नहीं। ठीक है, ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। नहीं, ये तो अमित शाह जी का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया यहाँ। अमित शाह जी का किसी ने नाम नहीं लिया, अमित शाह जी ये कहाँ से स्क्रिप्ट आई, ये तो आप ही बता रहे हो, नाम तो आप ही ले रहे हो महाराज, हम लोगों ने तो नाम नहीं लिया किसी ने। ये कुछ लोग अपने मुंह में जो अपने बड़ाई कर रहे हैं, या फिर ये जो उनके मुंह में वो उनका अधिकार है, सारे अधिकार आप थोड़ी जब्त कर लोगे, ये उनका अधिकार है, वो बोल रहे हैं, उनका अधिकार है। मैं वो बोल रहे हैं करना। बोलिए मनीष शर्मा, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है खेमचंद, हो गई बात, बोलिए मनीष शर्मा, बोलिए। वो मैं कर रहा हूँ, मनीष शर्मा बोलिए, क्या कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो औरंगजेब कर रहे हैं, तो औरंगजेब का जो उनके सारे आप देख लीजिए, अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह थे, मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी थे, और आप देखेंगे कि जो अकबर के नवरत्न थे उसमें टोडरमल थे, तानसेन थे, बीरबल थे। ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है? शिवाजी के जो सेनापति थे वो कौन थे? वो औरंगजेब की सेना में कितने हिंदू थे, उनके महत्वपूर्ण जो है। तो मेरा कहना है ये जो हिंदुओं की कर रखा है, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रखा है भाई। जो औरंगजेब के प्रशंसक थे, जो औरंगजेब के बारी बारी से बोलिए, राणा सांगा को उन्होंने टारगेट किया। दर्शक सुन रहे हैं, समय हो रहा है, समय व्यर्थ। एक जने बोलिए। अरे थोड़ा वही लोग हैं, वो महाराणा सांगा को जो टारगेट कर रहे हैं, जो उनको इस तरीके से नाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो औरंगजेब के सपोर्टर हैं, औरंगजेब के प्रशंसक हैं। विवेक आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आप विवेक हो रहे हैं, आप बोलने दीजिए। आप औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बताइए बीच में कौन कह रहा हूँ? सुना ही नहीं पड़ा, खेमचंद कंप्लीट करना, खेमचंद बोलने दीजिए, पहले बोलिए मनीष, बोलिए। हद है भाई। मैं यही कह रहा हूं कि उसको हिंदू मुस्लिम काल के बतौर देखने का जो नजरिया है। फिर कह रहा हूं, राष्ट्र एक आधुनिक प्रक्रिया है, राष्ट्र बनते बनते बना, एक आधुनिक समय की प्रक्रिया है, राष्ट्र उस समय भी नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्म के चश्मे से, राष्ट्र के चश्मे से और किसी चश्मे से देखा ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं जो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा, कह लीजिए कि ये संकट आने वाला है बीजेपी में। फिर बात कह रहा हूं कि बीजेपी इस ट्रैप में फंस गई फिर से। उसका जो हिंदू मुस्लिम कार्ड था वो फिर से सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट हो गया, और हमको लगता है कि ये उसके लिए बहुत 27 के लिए बहुत नुकसानदायक कदम होने जा रहा है। मनीष, मैं हैदर अली को लेता हूं। हैदर अली, इतनी सारी बातें, सारे विद्वो विशेषज्ञों ने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग चीज से क्या, हैदर अली जी? आदरणीय दुगेंद्र जी, सबसे पहले सबको एक कृपया मुझे भी ऐसे मौका मिलना चाहिए। हाँ, लीजिए मौका, बोलिए। बनाया जा सके। आज उत्तर प्रदेश और देश में बेरोजगारी चरम पर है। शेयर मार्केट में 95 लाख करोड़ लोगों का डूब गया है। महिला सुरक्षा के नाम पर लखनऊ में 12 बजे एक महिला को टेम्पो वाला उठा के ले जाता है, उसकी हत्या कर देता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा बेरोजगार है, और असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि एक सांसद जो संसद में किसी प्रकार से अपने विचार रखता है, उन विचारों को सही गलत कहने का मेरा अधिकार नहीं है, वो लोग समझेंगे। उस सांसद के ऊपर घर में घुस कितने किलोमीटर तक बुलडोजर लेकर चले और उसके घर पे हमला कर दिया। ये असहिष्णुता, और ये इस देश को इस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि राजनीतिकरण छोड़िए, ये दोस्तीकरण की ओर ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए आज इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। मैं आदरणीय मनीष शर्मा जी ने बहुत सुंदर बात की कि मध्यकाल के मुद्दों को उठाकर यहाँ पर आज की समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये लोग आज की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हैं। पुनः अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि आदरणीय हमारे महाराणा प्रताप जी इस देश का गौरव है, और मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिबेट को बहुत अच्छे मोड़ से आप ले जा रहे हैं, कि कुछ लोग उनको एक जाति और एक धर्म से जोड़ना चाहते हैं। वो देश के नायक थे, इसीलिए हकीम खां सूरी उनके सेनापति थे। यहाँ धर्म था ही नहीं, यहाँ धर्म युद्ध था ही नहीं, ये अपने शासन को आगे बढ़ाने का युद्ध था। उस युद्ध को धर्म की तरफ लोग मोड़ देते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि जो दलित सांसद पे हमला हुआ है वो निंदनीय है,
जिस तरीके से आगरा में गुंडाई हुई है वो निंदनीय है, उसकी निंदा करना चाहिए और उन जिन लोगों ने इस तरीके से एक दलित पर हमला किया है उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। राघवेंद्र राजू, आप क्यों नहीं निंदा करते? आप क्यों नहीं निंदा करते इस हमले की? क्या दलित आपके नहीं है, हमारे नहीं है, इस समाज का अंग नहीं है? एकीकरण अभियान जो चल रहा है, ईद पर जो है नीतीश समय भी बताया हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि सारे स्क्रिप्ट पद्मावत पिक्चर आप लाए, जोधा अकबर लाए, कपोल कल्पित इतिहास। राघवेंद्र राजू कौन लाया? उसको समाजवादी पार्टी थोड़ी लाई है। पद्मावत कौन लाया आपको पता है? इस तरीके की पिक्चरें कौन बना रहा है आपको पता है? इंडस्ट्री में किसका कब्जा है आपको पता है? 2007 की घटना मुझे याद आ गई दुर्गेंद्र जी 2007 की घटना मुझे याद आ गई। जनपद जालौन में गांव है उसर गांव, और वहां लाइट सिंह चौहान को मूछ बना करके बहन जी की सरकार में पूरे गांव में केवल उसने जो कह दिया था मेरा जुता हुआ खेत है, यहाँ शौच आप क्यों कर रही हैं? तो इसके बाद उनके वहां के जो उस समय तत्कालीन सांसद थे उन्होंने उनके इशारे पर तमाम लोगों ने उस लाइट सिंह चौहान की मूछ बनाकर, यह प्रदेश की सबसे बड़ी घटना थी। विक्रम सिंह उस समय डीजीपी थे उत्तर प्रदेश में। कहने का तात्पर्य यह है पूरे गांव में घुमाया दलित ने, तब वो समझ में नहीं आया कि वो चौहान था। यहां पर बात यह है कि अगर कोई हमारे महापुरुषों को गाली दे रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कपोल कल्पित बातें समाज के बीच रख रहा है, जो बात अभी हमारे नेता सभा कह रहे थे, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये मुद्दे से भटकाने का एक मामला है कि आप केवल क्षत्रियों पे आकर टिक जाओ। क्या मऊ का दंगा नहीं दिखाई देता जब वहां भाजपा नेता की हत्या हुई थी राय की? अरे किस तरीके से योगी जी जा रहे थे, उनकी गाड़ियां सब तोड़ दी गई। योगी जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी थे उस समय, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा हूं दुर्गेंद्र जी कि हमारे संबंध ऐसा नहीं है। भाई कई बार मैं पत्रकारिता के रूप में माननीय अखिलेश जी ने मुझे सम्मानित किया, शिवपाल जी ने भी सम्मानित किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के धर्म और संस्कृति, सम्मान और स्वाभिमान पर अगर चोट की जाएगी तो निश्चित तौर पर तो आप हमला बोल देंगे, आप हमला बोल देंगे राघवेंद्र राजू, आप घर में घुस जाएंगे, तोड़ देंगे। आप उस मन स्थिति को देखिए ना कि किसी के घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, आप बुलडोजर लेकर हमला करेंगे, तलवार चलाएंगे, गुंडाई करेंगे, बदमाशी करेंगे और फिर कहेंगे आप छत्री हैं। कैसे छत्री हैं? ये छात्र धर्म है क्या? यही छात्र धर्म है राघवेंद्र राजू? अरे भाई अभी जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि उनके छत पर कितने लोग कहां से आए थे, पहले ही उन्हें मालूम था। ये सब स्क्रिप्ट जो है, जब आपको पता है तो क्यों गए थे आपको पता है कि अगर वहां पर छत पर लोग पत्थर लेकर बैठे हो तो आप क्यों गए थे? आप अवॉइड कर सकते थे, नहीं जाते आप। कैसा भाई अपने अगर कोई बात बार बार कह रहा है माफी नहीं लेंगे, आज भी उनके तमाम स्टेटमेंट आए तो घर तोड़ देंगे आप, कोई माफी नहीं मांगेगा, घर तोड़ देंगे। पुरुषोत्तम रूपाला का घर तोड़ा आपने, पुरुषोत्तम रूपाला का घर तोड़ा आपने। उसने साफ तौर पर कहा था कि छत्री अपनी बहू बेटियों को परोसते थे। क्या करा आपने पुरुषोत्तम रूपाला का? छत्री संगठनों ने क्या कहा? कहां उनकी मूंछ चली गई थी? कहां मूंछ चली गई थी? क्यों नहीं पुरुषोत्तम रूपाला के घर को जाकर तोड़ दिया? क्यों नहीं तोड़ा? दुर्गेंद्र जी उस समय की वो सत्ताधारी दल का आदमी था, आपकी हैसियत नहीं थी। सरकार नहीं होती। और आपने देखा भारतीय किसान यूनियन कभी सपा का साथ दी थी, ऐसा नहीं है, ऐसे ही आ गया मानू जी ने और तमाम ऐसे संगठन थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा आपके चैनल के डिबेट में एक तो पुलिस ने जो बर्बर लाठीचार्ज की उसकी कोई यहाँ चर्चा नहीं है, कितने लोगों के हाथ पैर टूटे। दूसरा यह है कि दुर्गेंद्र जी मेरा भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम और मुद्दे देश से संबंधित, देश की प्रगति के लिए हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर धर्म, संस्कृति, संस्कार में हमारे लोगों पर अगर प्रहार करने का दुस्साहस किया जाएगा, हमारे महापुरुषों को कोई गाली देगा तो निश्चित तौर पर उन्हें छेड़ा जाएगा, तो छोड़ा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर हमला ही करेंगे। फिर क्या? संविधान को खूंटी में टांग दो, संविधान खूंटी में टांग दो, कोर्ट बंद कर दो, थानों में ताला लगा दो और अपने हाथ में तलवार लेके उसी मध्यकाल में चले जाओ सारे लोग। मैं निवेदन करता हूं, जाओ मध्यकाल में चलाओ तलवार। के संविधान का पूरा राष्ट्र जो है सम्मान करता है, लेकिन अम्बेडकर जी के सम्मान अगर उस चीज को आप पढ़ लें, उन्होंने क्या दिया? इस देश में अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कितनी मूर्तियां तोड़ी गई आपको पता है? कितनी मूर्तियां तोड़ी गई? हर चौथे दिन, तीसरे दिन मूर्तियां तोड़ी जाती थी इस देश में। अभी भी होता है ऐसा। अरे भाई अभी हमारी महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी गई दिल्ली में, तब किसी ने पक्ष नहीं रखा क्षत्रियों का। अभी वहां पर जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया
तो रेखा गुप्ता जी अभी अच्छा, मूर्तियों में लड़ते रहोगे, इस देश को मूर्तियों में फंसा के रखोगे। कहने का तात्पर्य दुर्गेश बस जी ये है, मध्यकाल, औरंगजेब, आप विदेश से क्षत्रिय, और भी- मूर्ति, इसी और में भी उलझा रहेगा, इतिहास देश आगे में नहीं बढ़ेगा। मुद्दे वर्तमान इतिहास के मुद्दों पर चर्चा हो, मैं समझता हूँ क्षत्रिय समाज ये कौन सा हो रहा है? हम लोग खुद भी दोषी हैं, हम लोग खुद भी दोषी हैं, पत्रकार भी इस देश के उतने ही दोषी हैं कि हम लोग इतिहास में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग वर्तमान और भविष्य पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुष, अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो गए। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास वक्त नहीं है। राघवेंद्र राजू, अंतिम टिप्पणी प्रोफेसर कवलेश्वर प्रियदर्शी की। प्रियदर्शी जी, अंतिम टिप्पणी, ये विवाद बढ़ेगा, ऐसा ही रहेगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है 2027 का चुनाव है और दलित वोट बैंक एक लंबी राजनीति का हिस्सा है और आज चूंकि बसपा कमजोर है और अपरिहार्य नहीं है, बीएसपी का अपना कोई मूल कैडर ही नहीं बचा, तो समाजवादी पार्टी इस प्रयास में है क्योंकि 2024 के जो चुनावी मुद्दे थे, संविधान और आरक्षण, अब सपा को मौका मिला है लालजी सुमन के नाम पर, वो पूरे प्रदेश में यदि प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा समाजवादियों को होगा। देखिए, मैं पहले ही कहा कि जाति नहीं है, मरने के बाद भी नहीं जाती है और बीजेपी के लिए सामाजिक न्याय का यह मुद्दा कठिन पड़ने वाला है, उसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा 2027। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद शर्मा, हैदर अली, नवेश सिको, प्रोफेसर कवलेश्वर प्रियदर्शी, राघवेंद्र सिंह राजू और तमाम उन दर्शकों का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और सुना। सवाल ये छोड़े जा रहा हूं कि क्या हम मध्यकाल में जिएं या फिर 21वीं सदी के भारत को अपने कंधों पर बैठाकर आगे बढ़ें, नई सोच के साथ, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन ये शर्त जरूर है कि जो महापुरुषों के बारे में धार्मिक टिप्पणियों से नेताओं को, समाज में जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको बचना चाहिए। और एक बात जो अंतिम प्रोफेसर प्रियदर्शी ने कही, इसी कार्यक्रम में मैंने लगभग 1.5 साल पहले कहा था कि जो आने वाली राजनीति है समाजवादी पार्टी की, वो दलित को लेकर वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और उनका चेहरा रामजी लाल सुमन होंगे इसी कार्यक्रम में। और उसी लाइन पर समाजवादी पार्टी बढ़ती जा रही है क्योंकि बीएसपी के पास अपना काडर भी अब नहीं बचा है। नमस्कार।